नमस्कार, होमबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जनगणना प्रतिक्रिया को लेकर प्रदेशवासियों से अपील की है कि उन्होंने कहा है कि जनगणना का प्रथम चरण पूरा किया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई है। ब्रजेश पाठक ने लोगों से अधिक संख्या में भागीदारी करने की अपील करते हुए कहा है कि समय में प्रतिक्रिया पूरी करना सभी की जिम्मेदारी है। वही पश्चिम बंगाल की राजनीति पर टिप्पणी करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा है कि वह जनता ने बसपा की सरकार बनाने का काम किया है और उन्होंने टीएमसी सरकार पर गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार और परिवारवाद और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि टीएमसी शासन में पश्चिम बंगाल को विकास और सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचा है। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति को लेकर बयानबाजी और तेज हो गई है। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब से कुछ देर पहले जनगणना का प्रथम चरण संपन्न हो रहा है। आज हमने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन संपन्न की है। जनगणना के ऑफिसर्स आज आवास पर आकर के पूरे प्रपत्र को हमसे भरवा करके ऑनलाइन ले गए हैं और मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि प्रथम चरण में शीघ्र से शीघ्र प्रतिभाग करके प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे समय से जनगणना पूरी हो सके। एक तो ये राष्ट्रीय का मुद्दा होगा। जो दूसरा मुद्दा पश्चिम बंगाल का था, सरकार कह रही हम हटेंगे नहीं, उसका तो वहाँ पे गवर्नर को इंटरवीन करना पड़ा। उन्होंने सरकार देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकार बनने का मार्ग प्रशस्त करने का काम वहाँ की आम जनता ने कर दिया है। प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है। तृणमूल कांग्रेस का जो शासन था पूरी तरह से गुंडई, अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद के आधार पर और पश्चिम बंगाल के डेवलपमेंट को पूरी तरह से समाप्त करके उन्होंने पश्चिम बंगाल की जो सांस्कृतिक विरासत थी, पश्चिम बंगाल जो देश का एक ऐसा स्टेट था जिसकी तरफ पूरी दुनिया की निगाहें रहती थी, उसको बहुत पीछे धकेलने का काम वहाँ की सरकारों ने किया। चाहे तृणमूल हो, चाहे लेफ्ट हो या कांग्रेस की सरकारें रही हों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरांत मैं कह सकता हूँ कि पूज्य स्वामी विवेकानंद जी, पूज्य सुभाष चंद्र बोस जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की जो सोच थी, उनकी जो विरासत थी, उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और वहाँ शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने जा रहा है। अभी सूचना आपको समय से मिलेगी। मैं पश्चिम बंगाल वासियों को बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। लखनऊ से एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। डॉक्टर सूर्यकांत को देश स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें टीवी आईसीयू राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति का चेयरमैन बनाया गया है। यहां समिति स्वास्थ्य मंत्रालय और एनटीईपी के तहत काम करेगी और गंभीर टीबी मरीजों के बेहतर इलाज के लिए एसओपी और नई गाइडलाइन तैयार करेगी। माना जा रहा है कि इससे देश भर के मेडिकल कॉलेजों में टीबी और आईसीयू व्यवस्था को और मजबूत किया जा सकेगा। डॉक्टर सूर्यकांत ने ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल की है और उन्होंने 500 से अधिक टीबी मरीजों को गोद लेकर उनके उपचार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। टीबी मुक्त भारत मिशन में उनके योगदान को लगातार सराहा जा रहा है और केजीएमयू की कुलपति सोनिया नित्यानंद ने भी इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई दी है। बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियंक खरगे ने तमिलनाडु के राज्यपाल के फैसलों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल तमिलनाडु के राज्यपाल ने टीवीके से सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों के समर्थन का दावा पेश करने को कहा है और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंक खरगे ने कहा है कि यदि सबसे बड़ी पार्टी सरकार बनाने का दावा कर रही है तो उससे मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि बहुमत का परीक्षण राज्यपाल भवन में नहीं बल्कि विधानसभा सदन में होना चाहिए। प्रियंक खरगे ने सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर राज्यपाल किसके लिए काम कर रहे हैं। इस बयान के बाद दक्षिण भारतीय राजनीति में राज्यपाल की भूमिका को लेकर बहस और तेज हो गई है। विपक्ष लगातार संवैधानिक प्रतिक्रियाओं के पालन की मांग कर रहा है।
It is the responsibility of the governor to follow the due constitutional process. If the largest party is claiming to have the numbers, they should allow him to prove the numbers on the floor of the house, not in the floor of the governor's house, on the floor of the legislative house. And I think anybody who is claiming to have the numbers should be given that opportunity. If they fail, that is different. Then nobody gets to form the government. But at whose behest is the governor acting? Why are governors' offices becoming BJP and RSS offices? They have a constitutional duty towards the democratic processes of the country, and I sincerely urge the governor to follow them. Governor says that he is following the constitution or the norms which are set. Which governor in the history of India has told, give me 118 signatures, then I can call for this thing? How come in Maharashtra, Mr. Fadnavis was sworn in at 5 a.m.? How come in Karnataka, Mr. Yediyurappa was made the CM without proving the strength on the floor of the house? How many instances do you want where in the last 13 years, the governor has flouted the rules, the governor's office have become BJP offices? Earlier it was said that DMK and AIDMK are in talks. It was a kind of rumor or a planted story, but now evidence is coming that how can I comment on planted stories? I haven't seen earlier the it was evidence. said. You Earlier only said it was a planted No, story. it was said that it was a planted So I don't know. I can't comment on anything that somebody says. If there is authentic information, I can speak about it. There are certain indications that Certain indications, I don't know. I can't comment on that. But anyway, AIDMK has made it very clear they're not going to support TVK. DMK is left to. DMK has also told that they're going to sit in the opposition. We'll see how it pans out. कोलकाता में सरकार गठन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बसपा सांसद राहुल सिन्हा ने दावा किया है कि राज्यपाल ने पुरानी सरकार को बर्खास्त कर दिया है और फिलहाल राज्यपाल के शासन में प्रशासन चल रहा है, और उन्होंने कहा है कि कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। राहुल सिन्हा ने इससे ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह बताया। वही समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की ममता बनर्जी से मुलाकात पर भी राहुल सिन्हा ने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि दोनों नेता हार के बाद एक दूसरे के आंसू पोंछने के लिए मिले हैं, और राहुल सिन्हा ने आगे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन का भी जिक्र करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा और कहा है कि अब इन नेताओं का कोई राजनीतिक औचित्य नहीं रह गया है। देखिए, राज्यपाल ने जो पुराना सरकार उसको रद्द कर दिया। अभी राज्यपाल का शासन में राज्य है, और कल सुबह 11 बजे जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर स्वराष्ट्र मंत्री जी, हमारा जो पार्टी का जो सभापति, वो सारे लोग, नितिन नवीन जी, ये लोग पहुंचेंगे। और साथ साथ जो 20 राज्यों का मुख्यमंत्री भी आएंगे, कुछ गवर्नर भी आएंगे। एकदम सारे जनता का सामने शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा, और एक ऐतिहासिक शपथ ग्रहण कार्यक्रम होने जा रहा है। तो कल अखिलेश यादव आया था शहर में, ममता जी के साथ मीटिंग बैठक भी किया है, बोल रहा है इलेक्शन मैनिपुलेशन किया गया है। देखिए, दोनों दुखी आके एक जगह में मिले, एक दूसरे का आंसू पोंछेगा। अखिलेश भी हार गए, बुरी तरह से उत्तर प्रदेश से हट गए। ममता बनर्जी का भी नामो निशान नहीं है, इसलिए दोनों दुखी एक साथ होगा। और एक दुखी है तमिलनाडु में स्टालिन, वो भी आके आंसू पोंछने का काम करेगा। इस लोग सारे दुखी का जुट, दुखी का गुट यही पर करने के लिए आया। उसका कोई आज औचित्य तो नहीं है, कोई समाज में लोगों में इसके लिए कोई प्रेम कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में पंजाब में हुए दोहरे ब्लास्ट को लेकर सियासत तेज हो गई है। पंजाब बसपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर सवाल उठाए हैं। सुनील जाखड़ ने कहा है कि एक तरफ मुख्यमंत्री भगवंत
मान बजपा पर बम विस्फोट कराने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ राज्य के डीजीपी इस मामले में आईएसआई की संलिप्तता की आशंका जता रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर मुख्यमंत्री को यहां इनपुट किसने दिया कि घटना में बजपा शामिल है। जाखड़ ने आरोप लगाया कि पंजाब पुलिस दबाव में काम कर रही है और निष्पक्ष जांच करने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि सुरक्षा एजेंसियां आईएसआई एंगल की बात कर रही है तो मामले की गंभीर और निष्पक्ष जांच जरूरी है। इस मुद्दे पर पंजाब की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। देखिए, एक तरफ मुख्यमंत्री जी बीजेपी के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने बम विस्फोट कराए, उसी समय उनके खुद के डीजीपी यादव साहब वो कह रहे हैं कि ये क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी है उसको लेके आईएसआई के ये इसमें हाथ नजर आ रहा है। तो नेचुरली इसमें आज सवाल उठता है कि भगवंत मान जी को किन्होंने ये इनपुट दी कि बीजेपी इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो इसलिए उस इनपुट को एग्जामिन करने के लिए पुलिस तो कर नहीं पाएगी। पंजाब पुलिस आज एक लाचारा पुलिस बनी हुई है। आपने पहले भी देखा कि आज सबसे पहले जब धमाके हुए तो पंजाब पुलिस ने कल यहाँ पे अपने बुलेट प्रूफ गेट लगा लिए। उससे पहले सारे पंजाब के अंदर सारे पुलिस स्टेशन के अंदर जो उनकी बाउंड्री वॉल थी वो 6 फुट से बढ़ा के 9 फुट ऊंची कर ली। उन्होंने तो अपने आप को सिक्योर कर लिया, परंतु ये जांच करेगी एनआईए। अगर यहाँ पे एनआईए ऑलरेडी देख रही है, अगर पंजाब पुलिस ने इनपुट देती है कि कहाँ से खबर आई, क्योंकि इससे पहले भी लीडर ऑफ अपोजिशन को इन्होंने इंटेरोगेट किया हुआ है, तो मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं, सुप्रीमो क्यों नहीं, कहाँ से ये बात है, कौन सा इनके पास सबूत है। बीजेपी लीडरशिप आज सारी चल के यहाँ पे आई है पुलिस हेडक्वार्टर में कि अगर मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के पास इस किस्म का कोई भी रत्ती भर भी सबूत है तो हमें गिरफ्तार करो, हमें इंटेरोगेट किया जाए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी और उनके सुप्रीमो को इंटेरोगेट किया जाए। दिल्ली में बसपा नेता शशांक मणि त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला है। शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा है कि जनता की आवाज़ को स्वीकार करना चाहिए और लोकतांत्रिक जनादेश का सम्मान करते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2027 के चुनाव में उनकी हार तय है और उनकी जमानत तक जब्त हो जाएगी। बसपा नेता के इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है और विपक्षी दलों और बसपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। हम आपके साथ हैं और उन्होंने ये भी बोला कि जिस तरह से मैनिपुलेशन किया इलेक्टोरल बॉडीज ने वो गलत है और यूपी में भी इसी तरह करेंगे। मैं अखिलेश जी का और ममता दीदी का इस बात पे घोर निंदा करना चाहता हूं। जब जनता बोलती है और आप जनता की बात नहीं सुनते हैं तो आप देशद्रोही हैं। मैं समझता हूं कि आपने जनता की बात स्पष्ट रूप से सुनना चाहिए। आप लोगों को जनता ने बहुत क्लियरली मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को। हमारी सशक्त सरकार बनेगी बंगाल में, बंगाल के लोगों का फायदा होगा। इस प्रकार का भ्रम जाल फैला के आप लोग पूरे देश को व्यथित करना चाहते हैं, अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करना चाहता हूं। जब गणतंत्र बोलता है तो आपको सम्मान से सुनना चाहिए और आपको इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार का नाटक जो आप लोग कर रहे हैं इससे कोई विचलित नहीं होगा। और आप अखिलेश जी आप भी सावधान हो जाइए, इस प्रकार का नाटक करेंगे तो वैसे भी आप हार रहे हैं 27 में, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध कर रहा हूं कि आप दोनों लोग गणतंत्र की जो परिभाषा है, जो गणतंत्र की आवाज़ है, उसको स्वीकार करके आगे बढ़िए। और आगे अगर आपको किसी लड़ना है भारतीय जनता पार्टी से या किसी और पार्टी से तो जनता के बीच में जाइए, इस प्रकार का नाटक मत करिए। कोलकाता में बसपा विधायक दल की बैठक से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। बसपा नेता सुभाष सरकार ने कहा है कि यह जीत 4 साल की तपस्या का परिणाम है। यह सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई थी। उन्होंने कहा है कि बंगाल की जनता ने बसपा को आशीर्वाद दिया है और अब ऐसा मुख्यमंत्री चुना जाएगा जो राज्य को नई दिशा, विकास का नया मॉडल और सुशासन दे सके। सुभाष सरकार के मुताबिक आज विधायक दल की बैठक में सभी अहम फैसले हो जाएंगे, जबकि कल होने वाला शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा और बंगाल की राजनीति में इस घटनाक्रम को बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी की मीटिंग होने वाली है और अगर बात करें तो सीएम फेस भी आज तय हो जाएगा बंगाल को नया एकदम CM।
ये 100 साल की तपस्या की फल है। ये विचार की लड़ाई था और ये विचार की लड़ाई में सारी बंगाल की जनता भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद दिया है और सीएम फेज ऐसा ही होगा जो आगामी बंगाल को एक नया दिशा दे सकता है, नया उन्नयन मॉडल भी देंगे और गुड गवर्नेंस भी देंगे। दादा, आज सुनाल कब तक और सभी लोग आ जाएंगे? होम मिनिस्टर को भी आना है आज और उड़ीसा के भी सीएम आने वाले हैं। सब आज इवनिंग के अंदर सब आ जाएंगे, पूरा तय हो जाएगा। ये हिस्टेरिकल स्वेरिंग सेरेमनी होगा, एक ऐसा शपथ अनुष्ठान होगा जो सारे बंगाल के इतिहास में सुनहरी अक्षर में लिखा रहेंगे। क्रिकेट में कल किस किस की उम्मीद है? सभी स्टेट के सीएम और कौन-कौन आएंगे? हाँ, 20 स्टेट का सीएम आएंगे। सारे देश के बहुत माने बड़े बड़े अच्छे आदमी, प्रदेश के जो माने जाने गुणी आदमी। पटना में नई सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज हो गई है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कैबिनेट विस्तार को संतुलित और प्रभावी बताते हुए कहा है कि इसमें महिला, युवा और अनुभवी चेहरों को साथ लेकर इच्छा मंत्रिमंडल तैयार किया गया है। उन्होंने कहा है कि शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा भी हो चुका है और एनडीए ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें जमीन पर उतारा जाएगा। वही विपक्षी दल आरजेडी पर निशाना साधते हुए संजय कुमार झा ने कहा है कि जिस पार्टी का पूरा परिवार राजनीति में हो उससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। उन्होंने निशांत कुमार का बचाव करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार 21 साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उन्होंने कभी निशांत कुमार को राजनीति में नहीं लाया। पार्टी को जब उनकी ज़रूरत महसूस हुई तभी वे राजनीति में आए और बिहार की राजनीति में इस बयान को एनडीए और आरजेडी के बीच बढ़ती सियासी तल्खी के तौर पर देखा जा रहा है। इसमें महिला, यूथ और एक्सपीरियंस सब मिला करके बहुत अच्छा कैबिनेट का बंटवारा हुआ है और मुझे लगता है कि कल ओथ भी हो गया, कल शाम में कैबिनेट का बंटवारा भी हो गया और आज से पूरी सरकार पूरे इफेक्टिव तरीके से बिहार के डेवलपमेंट में जो मैंडेट हम लोगों को मिला 2025 में, तो उस पर काम करना शुरू कर देगी। और जो हम लोगों ने लोगों को प्रॉमिस किया है, जो हम लोगों ने अपने चुनाव के समय जो भी हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में एनडीए ने कहा है, वो सारी बात इस 5 साल में उसको जमीन पर उतारा जाएगा। खास करके जो प्रायोरिटी था 1 करोड़ लोगों को नौकरी का और उसके लिए पर्टिकुलर लाने का, वो डबल इंजन की सरकार जिसमें केंद्र का भी सहयोग है, ये काम करेगी। सर, निशांत कुमार जैसे ही सर मंत्री पद की शपथ ली, आरजेडी आरोप लगाने लगे परिवारवाद को लेकर। सर देखिए, आरजेडी से आप क्या अपेक्षा करते हैं? पूरा परिवार जिसका राजनीति में हो और किस तरीके से जो काम किया है आकर के, ये तो सच्चे मन से और काम करने आया है। मैं थोड़ा और इसको विस्तार में बोलूं, जो नीतीश जी राजनीति से, खास करके बिहार के राजनीति से जब अपना मुख्यमंत्री का पद छोड़ करके गए, 21 साल से मुख्यमंत्री थे ना बिहार में, तो ला सकते थे, कोई रोक तो नहीं था। 21 साल तो नहीं लाए। जब खुद मुख्यमंत्री का पद छोड़ के गए यहाँ से और पार्टी में लोगों को लगा कि उनकी आवश्यकता है, और पार्टी कभी उन्होंने नहीं कहा, पहली बार मैंने ही कहा मीडिया में, तो पार्टी में लोगों ने कहा और उनकी भी रुचि हुई तो पार्टी में आके काम करना शुरू किया। लेकिन जब तक बिहार में खुद मुख्यमंत्री रहे, हमको नहीं लगता है बिहार के लोग ठीक से जानते भी थे निशांत जी, कहीं देखे भी होंगे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, किसी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर। आप लोग भी पत्रकार हैं, जानते हैं 21 साल बहुत लंबा टाइम होता है। उससे पहले केंद्र में मंत्री रहे, तो उनके 40-45 साल के पॉलिटिकल लाइफ में तो कभी लेके नहीं आए। जब खुद मुख्यमंत्री से हटे, छोड़ा उन्होंने खुद, वो भी मैं 5 साल के लिए जनता ने कहा था, लेकिन खुद उन्होंने छोड़ा
तब पार्टी के लोगों को लगा कि नहीं आवश्यकता है तो उस समय आए सुरेंद्र काम सर, करने आए। स्वास्थ्य विभाग चंडीगढ़ में हरियाणा सरकार ने अन्न लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी कर दी है। इस मौके पर नायब सिंह सैनी ने कहा है कि उनकी सरकार हर महीने अलग अलग योजनाओं के जरिए पारदर्शी तरीके से लोगों तक सीधा लाभ पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के विजन को अनुसार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से 9,76,000 लाभार्थी महिलाओं के खातों में राशि भेजी गई है। नायब सिंह सैनी ने पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सरकारों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि वहां की सरकारों ने घोषणा पत्र में महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के बड़े वादे किए, लेकिन किसी बहन के खाते में 1 रुपया तक नहीं पहुंचाया। और मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि हरियाणा सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं बल्कि योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, जैसा अभी बताया भी है कि हर महीने अलग अलग स्कीम्स के अंदर जो प्रदेश में हर बेनिफिशरीज हैं, उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज सबसे पहले हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहनों को जो ये लाभ पहुंच रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है। इस योजना के तहत आज 9,76,000 लाभार्थी बहनों के खाते में आज 205 करोड़ रुपया अभी जारी हुआ है। इसे मिलाकर के अब तक 7 किस्त वो जारी की जा चुकी है। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किया जा चुका है। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का एक बड़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव था और हमारे संकल्प पत्र का ये महत्वपूर्ण मुद्दा था। साथियों, मैं आपके माध्यम से बताना भी चाहूंगा, क्योंकि सरकारें घोषणाएं तो कर देती हैं, घोषणा करके जब सत्ता में आ जाते थे तो ये कहते थे भी 5 साल का हमारे पास मैंडेट है, आराम से इसको लागू करेंगे। लंबा समय लग जाता था और स्थिति ऐसी बन जाती थी कि लोग भूल जाते थे, क्योंकि 5 साल में धीरे धीरे करके लास्ट तक भूल जाते थे और फिर जो योजनाओं का लाभ उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। दोबारा फिर नई घोषणा लेकर के आते थे, फिर वो घोषणा करते थे, लोग वोट दे देते थे। इसके उदाहरण है, क्योंकि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल, हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब, बहनों को आर्थिक रूप से उनको सशक्त करने की बातें अपने घोषणा पत्र में उनके द्वारा की गई, मंचों पे भी कही गई। 6 महीने रहेंगे इलेक्शन के, 7 महीने। ये तो हमने यहाँ जब बजट जारी करा तब थोड़ा सा उनको लगा भी कहीं न कहीं विधानसभा बुलाई जाए, परंतु 1 पैसा नहीं दिया किसी बहन को, खाली राजनीति करी। परंतु हमारी सरकार ने 1,415 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जमा कराने का काम आज 7वीं किस्त के माध्यम से किया है। जैसा आप सबको मालूम भी है कि इस योजना का शुभारंभ हमने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी ऐप बना करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 109वें जन्मदिन के अवसर पर इसका ये शुरू किया था। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों देखते रहे हम टीवी भारत।